Most of the time, we see that plastic surgeries have gone wrong. Aisha Takia, let's say Courtney Cox. अच्छा, आई विल ब्रेक दिस टू यू. Didi, sure. दिस इज नॉट प्लास्टिक सर्जरी जो इन दोनों खवातीन ने कराई है. The men often go for penile enlargement और इस तरह की सर्जरीज. क्या ये चीज़ भी प्लास्टिक सर्जरी के स्कोप ऑफ सर्विस के अंदर जाता है? ये प्लास्टिक वर्ड, इसका कोई प्लास्टिक का कोई लेना देना है इस पूरी सर्जरी में कहीं? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा हैं जो फीमेल्स को सबसे ज़्यादा चाहिए. मैं उनको मतलब ये जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशंस है इनको तो मैं क्लाइंट्स बोलती हूँ. मछली के बाद दूध पीने से वाकई फुल वेरी हो जाती है. अस्सलाम डियर फेलास, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट. है जुस्तजू पे खूब से है खूब तर कहाँ. कोई भी इंसान ना, मैं देखता हूँ वो अपनी, चाहे वो कोई फाइनेंशियल अचीवमेंट हो, उससे सेटिस्फाइड नहीं होता. आजकल ये ट्रेंड है कि इंसान जिस तरह से दिखाई देता है वो उस चीज़ से भी सेटिस्फाइड नहीं है. प्लास्टिक सर्जरी जो है ना, ये को आज की चीज़ नहीं है. आई हैव रेड कि ये कम अज़ कम 600 साल कबल मसीह से चल रही है, मगर आज इसका जो फॉर्म है, जो इसका ट्रेंड है, वो वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. हमारी बहुत सी परसेप्शन है इस प्रोफेशन के साथ और इस काम के साथ जो बहुत ही शायद र्यूमर पर भी मबनी है और कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन पर भी मबनी है. तो ये सारी की सारी मिथ्स को हम आज डीमिस्टिफाई करेंगे. मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हिरा अलवी. डॉक्टर साहब कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. डॉक्टर साहब, कितने सारे दुनिया में प्रोफेशन हैं, आपको ये क्यों मिला? प्लास्टिक सर्जरी में एक्चुअली मेरा इनिशियली इंटरेस्ट नहीं था. जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो मैं चाहती थी कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनूं, कि आसान काम है, अच्छा सा काम है तो आप आराम से करें, आपके इजीली हो जाए. लेकिन जब मैंने हाउस जॉब की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है. आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट जनरल सर्जरी. तो उसमें पेशेंट इमरजेंसी में आता था, हम उसको ट्रीट करते थे, अगले दिन वो उठ के बैठा होता था. तो इतना एक लाइफ चेंजिंग चीज़, तो आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन जनरल सर्जरी. फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि जब हम उस मरीज़ को डिस्चार्ज करते हैं तो जो उसका मसला होता है बाद में उसको अच्छा दिखाना, उसको सोसाइटी में दोबारा इंट्रोड्यूस करना, उसके वो बहुत ज़रूरी है एज अ गुड सिटीज़न अगर उसने काम करना है. तो फिर वहाँ से एक प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड निकलती है कि जब एक दफ़ा लाइफ सेव हो गई तो उसमें जो भी डिफेक्ट रह गया या जो भी उसका मसला था उसको दोबारा से एज अ यूजफुल सिटीजन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराने के लिए वो रिकन्स्ट्रक्शंस, वो सारा कुछ, उसमें प्लास्टिक सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इट इज़ वेरी वेरी लाइफ चेंजिंग. तो वहाँ से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्लास्टिक सर्जरी की बहुत ज़रूरत है. बिल्कुल ठीक है. तो जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं उनके लिए तो चले एक बात समझ में आती है. तो आपके पास अब ज़्यादा पेशेंट कौन से आते हैं जो कि अपनी एग्जिस्टिंग अपीयरेंस को चेंज करवाना चाहते हैं, या आपके पास इस तरह से पेशेंट जिनको स्पेसिफिकली कहा जाए जो किसी इंसिडेंट की वजह से? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मिथ्स है कि शायद ये सिर्फ खूबसूरती वाली सर्जरी है. तो इसमें जो आम परसेप्शन है वो यही है कि हमारे पास सिर्फ वो मरीज आते हैं जो कि अपने अपीयरेंस को चेंज कराना चाहते हैं. डेफिनेटली वो भी हैं, बल्कि आजकल वो थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि लोग अपनी अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं. लेकिन रिकन्स्ट्रक्शन के मरीज़ भी उतने ही हैं, और जो अपीयरेंस भी चेंज कराना चाहते हैं उसमें मोस्टली ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नए इंसान में चेंज होना चाह रहे हैं, वो उसी की कुछ थोड़े बहुत है प्रॉब्लम्स, उन्हीं को करेक्ट कराना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू कन्वर्ट टू अ न्यू पर्सन. सही है. तो कितना बुरा लगता है जब कोई कहता है कि आप मेरी शक्ल पूरी चेंज करके उस फिल्म स्टार की तरह कर सकती हैं कि नहीं कर सकती. पहले तो बताया नहीं, स्टार प्लस पे जो हम चीज़ें देख देख के, जो प्लास्टिक सर्जरी फिल्मों वाली, ये कितनी रियलिटी, क्या किसी फॉर्म में किसी डीप डेप्थ में जाके मुमकिन है कि किसी इंसान की शक्ल वाकई चेंज कर? एक्चुअली नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ये सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में है, और इसी वजह से प्लास्टिक सर्जरी का एक जो इमेज है वो यही जाता है कि ये पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देगा. सो एक्चुअली अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसी के अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत चेंज हो, वो भी ऐसे नहीं, मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल किसी की नोज के ऊपर कोई हम्प है, कहीं से टेढ़ी है, कुछ है, उसको हम उसी की नोज को रखते हुए थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं. लेकिन किसी का पूरा चेहरा बदलना, जो कि ऐसी क्वेरीज आती हैं, लेकिन फिर हम गुस्सा करने लगे तो फिर काम कौन करेगा? तो हम फिर उनको समझाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बीइंग अ सर्जन, कि आपने काउंसिल करके उनको ये समझाना है और एक पॉइंट पे लेकर आना है कि ये पॉसिबल नहीं है. जितना है वो हम बता देते हैं. Another stupid question. ये प्लास्टिक वर्ड, इसका कोई प्लास्टिक का कोई लेना देना है इस पूरी सर्जरी में कहीं? एक्चुअली बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप हमारे जिस्म में प्लास्टिक तो नहीं डाल देंगे. तो एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है.
अच्छा। प्लास्टिकोज से निकला है। प्लास्टिकोज का मतलब होता है टू फॉर्म और टू मोल्ड, यानी कि इसको बनाना या कुछ चेंज करना। ठीक तो है। वो फिर इंग्लिश में जब कन्वर्ट हुआ और वो प्लास्टिक उसमें बन गया तो लोगों को लगता है कि वो प्लास्टिक है। एक्चुअली इट इज़ टू मोल्ड और टू रीशेप। ठीक है, आपके नज़दीक एक खूबसूरत औरत या खूबसूरत मर्द की डेफिनेशन है क्या? ये तो वक्त के साथ चेंज नहीं होती जाती है आपके ख्याल में? डेफिनेटली अगर तो किताबी बात करें तो हमारी बुक्स में एग्जैक्टली लिखा होता है कि आईब्रो फीमेल में कौन सी खूबसूरत है, मेल में कौन सी खूबसूरत है, आंख कैसी खूबसूरत है, बिल्कुल। नाक की क्या क्या एग्जैक्ट डायमेंशंस है। बट देन वी नो कि एक परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आई थिंक खूबसूरत इंसान मेरे नज़दीक वो है जो कि अपने आप से सेटिस्फाइड है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, अगर कोई वाकई किसी का जेन्युइन इशू है, मैं तब ज़रूर रेकमेंड करती हूँ कि आप बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी कराएं, क्योंकि पहले इस फील्ड का लोगों को इतना नहीं पता था, वो ऐसे ही गुजार लेते थे ज़िंदगी। लेकिन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर या आपके जो एक आपकी पर्सनैलिटी है उसके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी का, इफ़ यू नीड इट। इफ़ यू डोंट नीड इट तो फिर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। सही है, बट डोंट यू फील एक मीडिया का एक इम्पैक्ट है? हम पुराने दौर में, अब हम ज़्यादातर बॉलीवुड की हम बात करते हैं, पुराने दौर में हम देखते हैं मधुबाला की एक फेस स्ट्रक्चर है, काफ़ी फैट्स हैं फेस पे, इवन बॉडी पे है, कोई ज़ीरो फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तब खूबसूरती के वो मेयार थे। ठीक है, तो अब इस वक्त अब हम आके किसी पाकिस्तान की या इंडिया की किसी हीरोइन को देखते हैं तो वो एक डिफरेंट ही तरह की बॉडी शेप, डिफरेंट ही तरह का फेस। ठीक है, तो आप इस मीडिया के इन्फ्लुएंस को पॉजिटिव लेती हैं या इस इन्फ्लुएंस को नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर? आपको तो जाहिर है इससे बिजनेस मिलता होगा, उस पर्सपेक्टिव से बताइएगा, बट हाउ डू यू सी ऑल? अच्छा, दैट्स व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं बेवजह की प्लास्टिक सर्जरी को प्रमोट नहीं करती कि आप एक बिल्कुल नॉर्मल हर चीज़ है आप उसमें चेंज कराना चाहें बिकॉज फलाना ट्रेंड आया है। ठीक ये है। बहुत से ट्रेंड्स हैं, नोज़ के बहुत डिफरेंट ट्रेंड्स आए हुए हैं, फॉक्स आए हुए हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, या फेस से फैट रिमूव कराने के ट्रेंड्स आए हुए हैं एक रिजल्ट लुक के लिए। लेकिन वंस यू गेट दिस डन तो कल को वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज हो जाएगा तो उसको हम वापस नहीं ला सकते। सो इसलिए ट्रेंडी प्लास्टिक सर्जरी को मैं बहुत रिकमेंड नहीं करती हूँ। और वही बात है कि स्टैंडर्ड्स तो हर कुछ देर बाद चेंज हो रहे हैं, और स्पेशली विद ऑल द मीडिया एंड ऑल द सोशल मीडिया। पहले तो था ना कि आप मधुबाला की एग्जांपल ले रहे हैं कि उस ज़माने में तो वही लोग थे जो नज़र आते थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। अब जिसके पास कैमरा है ही कैन बी अ स्टार, जो भी है। तो वो हर एक जो है वो उस पे आ गया है। तो अब ये है कि हर एक के ट्रेंड तो फॉलो नहीं कर सकते कि वो अच्छा लग रहा है तो आपने वैसे कर लेना है, वो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली एक रोल है, और लोग इस वजह से प्लास्टिक सर्जरी ज़्यादा भी करा रहे हैं। बट देन ट्रेंडी सर्जरी इट्स सॉर्ट ऑफ अ नो नो फॉर मी। सही है। अच्छा, फीमेल सबसे ज़्यादा क्या डिमांड करती हैं आपसे आके? फीमेल्स की जो डिमांड्स है, एक तो नोज से रिलेटेड, अच्छा वो तो वैसे मेल्स में भी है, लेकिन आप स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करें तो नाक से ना कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता। अच्छा। नाक से ना असल में किसी की भी नाक है, मेरी नाक देखें, आप अपनी नाक देखें, किसी की भी देख लेंगे ना, हर किसी की नाक में ना हमारे जो किताबी स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, बट देन कितना इसलिए अगर आपके फेस पे सूट करती है दैट्स फाइन। अच्छा, राइनोप्लास्टी है, उसके अलावा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा हैं जो फीमेल्स को सबसे ज़्यादा चाहिए, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी टमी टक्स एंड लाइपोसक्शंस, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली डिमांडेड है। ठीक है, डिमांडेड है, सॉरी। ठीक है। हाउ सेफ इज दिस लाइपोसक्शन? This is very safe if done under safe hands. ओनली There are फॉर प्रेगनेंसी या आम रूटीन में भी? no for everybody it depends कि कौन कर रहा है। जो सर्जरीज हैं और जो एनेस्थीसिया है वो अब हम जिस दौर में रह रहे हैं it is very advanced. In fact, the operation theatre is one of the safest places that you can be in as long as you are with the right team. प्लास्टिक सर्जरीज जो होती हैं दे कैन नेवर बी फैटल? They can be. Any surgery क्यों can कह be रही है fatal. कितना safe? Any surgery can be fatal. You know, the खुदा ना खास्ता the chances of you having a complication और खुदा ना खास्ता dying of a surgery is way less than you going on a road और आपका खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई accident हो जाए. This is very very safe. अब पता है क्या है, बात ये है कि क्योंकि aesthetics का boom है, तो सिर्फ प्लास्टिक सर्जन्स नहीं है जो लाइपोसक्शंस कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन आई बिलीव कि क्योंकि हम सारी एनाटमी जानते हैं, हमें पता है कैसे करना है, क्या सेफ है, किस लेवल तक आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, तो वी शुड बी द वंस डूइंग इट। लेकिन अगर कोई नॉन क्वालिफाइड करेगा तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा करेगा तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। सही है। द एनेस्थेटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लास्टिक सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। वरना कोई भी कर लेगा तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी। क्या ये सिर्फ पेट पे ही होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे ये लाइपोसक्शन? हर जगह हो सकती है, चिन में, डबल चिन के लिए हो सकती है,
मेल में गायनेकोमेस्टिया के लिए होती है, बाजुओं में हो सकती है, टांग में हो सकती है, पेट में तो है ही है, मतलब बॉडी के किसी भी हिस्से में एक्स्ट्रा फैट है ना तो उसको मोर और लेस इससे निकाला जा सकता है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब फीमेल में ये जो है अब टोटली डिपेंड्स ऑन दिस के मेल को क्या चीज़ पसंद है, ठीक है। नॉट ऑलवेज स्पेसिफिकली दिस दैट मैन ऑलवेज लाइक बिग ब्रेस्ट, ठीक है, या स्मॉल ब्रेस्ट, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इसकी ऑगमेंटेशन की तरफ ज़्यादा आते हैं या इसको रिड्यूस करने की तरफ आते हैं ज़्यादा? डिपेंड करता है। ऑगमेंटेशंस डेफिनेटली ज़्यादा हैं और उसमें एक रोल मर्दों का तो जो है सो है। बहुत सी खवातीन होती हैं जो बेचारी ये मजबूर होकर आके कहती हैं कि जी हमारे हस्बैंड कहते हैं कि आपने ये कराना ही कराना है, तो अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा, ये होगा, वो चीज़ें सेपरेट है। पीयर प्रेशर भी नहीं होता लड़कियों में आपस में? प्रेशर हो भी सकता है। अब मुझे नहीं पता वो किस हद तक सिर्फ वही बात होती है या वो आके इस तरह से मतलब किसका प्रेशर में वो आके ये बात करते हैं ये नहीं पता। हो सकता है वो खुद भी चाहते हो, लेकिन ये चीज़ बहुत मैरिड वुमेन, देयर आर लॉट ऑफ मैरिड वुमेन हु आर कमिंग फॉर दिस। और उसमें ये है कि ऑगमेंटेशन इसलिए ज़्यादा हो गई है कि एक वो वही मीडिया का एक जो इन्फ्लुएंस है उसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गई है। जो रिडक्शंस है वो एसेट इतना कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव। यानी कि उन पेशेंट्स के लिए वो एक्चुअली मैं उनको मतलब ये जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है इनको तो मैं क्लाइंट्स बोलती हूँ बिकॉज ये रेगुलर नॉर्मली लोग आ रहे हैं, दे आर परफेक्टली ओके, उनको कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, वो सिर्फ कराने आ रहे हैं। लेकिन जो रिडक्शन वाले हैं समटाइम्स उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, उनके लिए क्लोथिंग वेयर करने में, एक्सरसाइज करने में, चलने फिरने में, यहाँ तक कि लेटने में प्रॉब्लम होता है। So, क्या इस रिडक्शन को भी लाइपोसेक्शन कह सकते? नहीं, ये प्रॉपर एक्चुअली सर्जिकल होती है जिसमें ब्रेस्ट का एक स्पेसिफिक पार्ट रिमूव करके उसको लिफ्ट करते हैं और उस ब्रेस्ट को छोटा करते हैं। तो ये पेशेंट्स के लिए ना एक्सरसाइज करने में भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि उनको इचिंग या उनके कोई ना कोई वहाँ अल्सर्स बनते रहते हैं, वहाँ उनको मूव करना, सारा कुछ करना, पर ऑब्वियसली क्लोथिंग में फिट होना, इन चीज़ों में ठीक ठाक प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ तक कि उनको बैक एक स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्रेस्ट, क्योंकि वो इस तरह से करके होता है। तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, तो जिसको तो वो चाहिए उसको तो चाहिए। ऑगमेंटेशन एक थोड़ी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा पर्सनल है कि यू डिसाइड टू गो फॉर इट, यू गो फॉर इट। अच्छा चल, फेस की तो बहुत सी चीज़ें हैं, हम इसमें खुद से कुछ नहीं कर सकते, बट अगर मैं कहूँ कि बेली फैट है या फिर गायनोकमेस्टिया है या फीमेल ब्रेस्ट का इशू है, ये सब क्या चीज़ें एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो जाती? क्या आप लोगों को रेकमेंड इस तरह से नहीं करेंगे कि रादर देन कमिंग टू प्लास्टिक सर्जन जाओ, पहले जिम जाके सारी चीज़ें ठीक करो, अगर इफ जिम फेल्स देन यू शुड कम टू अस? दैट इज़ एक्चुअली ट्रू टू सम एक्सटेंट, क्योंकि जो लाइपोसक्शन है उससे लोगों को ये लगता है कि सारी फैट हम उससे रिमूव कर सकते हैं या वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो लाइपोसक्शन है ये रिकमेंडेड तब होती है कि आपने एक्सरसाइज और डाइट ट्राई कर ली, सब कुछ कर लिया, जो स्टबन फैट रहेगी ना जो नहीं जा रही, उसके लिए लाइपोसक्शन है या कॉन्टूरिंग के लिए है। टू रिमूव फैट वो नहीं है। तो जो लोग ओवरवेट हैं या जिनको अभी वेट रिडक्शन की ज़रूरत है तो वो कैंडिडेट्स ही नहीं है लाइपोसक्शन के, उनको हम जिम ही भेजते हैं। पहले आप वहाँ पर जाएं, एक्सरसाइज करें, डाइट करें, और फिर जो बच गई जो किसी चीज़ से नहीं जा रही उसके लिए लाइपोसक्शन है। सो यस, यहाँ पे इस केस में एक्सरसाइज का रोल आता है, डेफिनेटली आता है। लाइपोसक्शन हो, गायनोकमेस्टिया हो, ब्रेस्ट रिडक्शन हो, ऑगमेंटेशन, गायनेकोमेस्टिया का रोल नहीं है, गायनेकोमेस्टिया एक्सरसाइज से नहीं जा सकता। अच्छा, इसलिए कि वो फैट नहीं है, नो, इसलिए फैट नहीं है, ये फैट नहीं है, ये ग्लैंड बना हुआ है। ये जब टीन एज में जब एक हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं ना, उसमें समटाइम्स फीमेल हार्मोन का लेवल और मेल हार्मोन का लेवल कोई इम्बैलेंस हो जाता है, अच्छा, जो बाद में ठीक हो जाता है। अच्छा, लेकिन उस इम्बैलेंस की वजह से जो ग्लैंड बन गया है वो नहीं जाने वाला। वो अगर टीन एज में डेवलप होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 25 साल की उम्र के बाद किसी को ये चीज़ डेवलप नहीं हो सकती है। वो और वजूहात हैं, उसकी और वजूहात है। जनरली जो पेशेंट्स जो ज़्यादातर होते हैं ना, अगेन दीज आर नॉट पेशेंट्स, दीज आर क्लाइंट्स, तो वो जो लोग आते हैं ना उनका टीनेज में वो एक इम्बैलेंस होता है और फिर वो हमारे पास आते हैं कि इतने सालों से ये नहीं जा रहा। आगे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो लोग जिम करते हैं उनको जब जिम में स्टेरॉइड्स या इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं तो उससे भी डेवलपमेंट हो सकती है। एंड एक पूरी चेकलिस्ट है, बहुत सारी, कोई 15-20 कंडीशंस हैं जिसके अंदर किसी भी एज में गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज से नहीं जाता। ये मैं सबको बल्कि बताना चाहती हूँ कि जो अक्सर लोग होते हैं उन्होंने इतना जिम किया होता है इस चीज़ के लिए, उनकी बाकी बॉडी डेवलप हो जाती है और वो जो नीचे ग्लैंड के मसल है वो भी डेवलप होकर ग्लैंड को और आगे पुश कर देता है, वो और प्रोमिनेंट लगने लग जाता है। लव हैंडल्स के बारे में भी ऐसे ही कहते हैं कि जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो ये नहीं जाते, जाते भी हैं, लेकिन ये स्टबन है। यस, ये फैट स्टबन है, लेकिन गायनेकोमेस्टिया फैट नहीं है, उसके लिए आपको सेपरेटली चाहिए। व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क इज दिस कि गायनोकेमिस्ट्री किसी ने कराया, बेस्ट ऑगमेंटेशन रिडक्शन या फिर
कुछ भी इनमें से, क्या ये सारी चीज़ें परमानेंट होती हैं फिर बाद में, या बाद में ये कोई ज़रूरत पड़ती है, या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं? तो परमानेंट ही होता है, क्योंकि जब एक दफ़ा ग्लैंड निकाल दिया दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो सारा प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। ठीक है। जो ब्रेस्ट रिडक्शन है उनके पेशेंट्स को हम कंसल्ट करते हैं, जैसे अक्सर ब्रेस्ट रिडक्शन की पेशेंट्स यंग होती हैं, तो कल को जब प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें साइज चेंज हो सकता है, दोबारा से ग्लैंड बन सकता है, उनके अंदर पॉसिबिलिटी होती है। नॉट दैट कि वो सर्जरी का इफेक्ट खत्म हो गया, लेकिन वो दोबारा से बन सकता है। और जो ऑगमेंटेशन है जिसमें इम्प्लांट है, तो इम्प्लांट्स अभी तक जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये है कि हर 10 साल के बाद उसको रिप्लेस करना है, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। तो उसको 10 years के बाद डेफिनेटली रिप्लेस करना होता है। ठीक है। स्ट्रेच मार्क्स का सोल्यूशन है? नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो। वाई सो? नहीं, अब मैं तो टेक्निकल इलिटरेट हूँ ना, दिखने में तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं लगता। आप नाक को टेढ़ा करके सीधा कर देते हैं, तो ये निशानात ही हैं, इनको कोई रेग मार मार के किसी एक्चुअली ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सबका बहुत दिल करता है, लेकिन उसमें मसला पता है क्या होता है कि स्ट्रेच मार्क्स जब अचानक है क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है? ये फैट इकट्ठा होता है क्या? नहीं, स्ट्रेच मार्क्स में ये होता है जब बहुत जल्दी स्किन एक्सपैंड करती है ना, जैसे टीन्स में किसी की बहुत जल्दी हाइट बढ़ गई, उसके आ गए, ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ गई कि स्किन उतना कोप अप नहीं कर सकी उतनी तेज ग्रोथ को, एक वहां हो गया। दूसरा किसी ने बहुत वेट गेन करके रिड्यूस कर लिया, उसका हो गया। तीसरा प्रेगनेंसी में जिसमें बहुत तेज, जिन लोगों में हर प्रेगनेंसी में नहीं होता, जिन लोगों में बहुत तेज वेट गेन है या बहुत तेजी से वो सारा ग्रोथ है, उनमें आता है। अब उसमें यह है कि स्किन स्ट्रेच हो गए, ब्रेक हो गई है, स्किन की ऊपर की लेयर सही है, जो स्किन की नीचे की लेयर है जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, उसमें ब्रेक्स आ गए, उसको वापस जोड़ना बहुत मुश्किल है। उसके ट्रीटमेंट्स देखिए अवेलेबल हैं, दे कैन नॉट गो अवे। मतलब आई डू नॉट ट्रीट देम बिकॉज आई नो कि उसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसमें टैटू के ऑप्शंस होते हैं कि आप स्किन के कलर का टैटू कर दें, या उसके अंदर थोड़ी बहुत माइक्रो नीडलिंग करके कुछ टेक्सचर इंप्रूव कर लें, लेकिन दे डोंट गो अवे। और मैं, मुझसे जो कहता है ना कि मैंने इसको चेंज करवाना है या मैंने इसको सही कराना है, मैं उसे कहती हूँ कि हर एक के होते हैं, आई थिंक यू कैन एक्सेप्ट इट द वे इट इज़। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है, हम लोगों को ना जवानी में मोहब्बत होती है, हम लोग जाके अपने बाजू पे नाम लिखवाते हैं, वो जो परमानेंट होता है, ठीक है, जैसे वो दीवार में अमिताभ बच्चन ने लिखा मेरा नाम, मेरा बाप चोर वो चीज़ें भी रिमूव हो जाती है प्लास्टिक सर्जरी से? नॉट 100%, लेकिन अगर तो छोटा सा है ना, तो उसको तो पूरे को निकाल के स्किन बंद कर दी, एक नया स्कार आ गया, बट वो निकल गया। सही है। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत बड़ा लिखा होता है या बहुत वाइड स्पेस्ड होता है, उसके लिए लेजर्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन ये कि 70-80% तक रिमूव हो जाता है। सही है। और या फिर ये है कि अगर किसी ने कोई नाम लिखा था तो हम उसको इस तरह आगे पीछे करके क्लोज कर देते हैं कि ये नहीं पता लगता कि कोई नाम था या क्या था, वो बस ऐसे लगता है स्कार था। होती क्या होता है वो? टैटू होता है जो ये होता है, वो तो फिर टैटू में होता है ना, जिसमें एक्चुअली वही जैसे मैं डर्मिस की बात कही थी, स्किन के ऊपर की लेयर होती है, तो ये नीचे की लेयर होती है, इसमें गया होता है, तो इतना डीप को रिमूव करना भी मुश्किल होता है। लेकिन है लेजर्स हैं जिनसे हो जाता है, इतना जरूर हो जाता है कि किसी देखने वाले को बगैर गौर किए इस तरह पता नहीं लगता। 70-80% इज अ गुड रिजल्ट। सही है। एंड व्हाट अबाउट सेल्फ हार्म स्कार्स? सेल्फ हार्म स्कार्स के भी यही ट्रीटमेंट्स है कि अगर कोई भी स्कार पे ही होगा सेल्फ हार्म को, जरूरी हर स्कार पे ही ऐसे? एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी से सारे स्कार रिमूव हो जाते हैं और प्लास्टिक सर्जरी करने से स्कार नहीं आता, ऐसा नहीं है। हम जो स्कार बनाते हैं, जो प्लेस करते हैं, वो थोड़ा हिडन होता है, थोड़ा प्यारा होता है, पर होता ज़रूर है। तो वो जो सेल्फ हार्म स्कार्स भी है ना, वो भी अगेन यही है कि वो वाइटिश होते हैं, उनका वाइटिश होने से वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। उसमें भी एक टैटू की ऑप्शन होती है, और दूसरी ऑप्शन पर ये होती है करीब करीब है तो निकाल दिए, और अगर दूर दूर हैं तो फिर कुछ थोड़ा बहुत उसको रीअरेंज कर दिया स्कार को। या फिर एक और ऑप्शन होता है जिसमें हम ना ऊपर से पूरी स्किन उतार के एक और जिस्म के हिस्से से, जैसे थाई से एक छोटा सा स्किन ग्राफ्ट, स्किन का पीस लेके उस पर लगा देते हैं। तो स्कार्स तो हाइड हो जाते हैं, बट देन देयर इज अ कलर मिसमैच। सही। बट फिर वही है कि एक ट्रेड ऑफ हम इसको बोलते हैं कि एक अच्छी चीज़ मिली, उसके साथ एक और बुरी चीज़ मिली। तो लेकिन लोगों को ये फिर पता नहीं लगता कि वो सेल्फ हार्म स्कार्स थे। इसका ट्रीटमेंट है ज़रूर, डेफिनेटली है। अच्छा, नो लेट्स कम टू मैन। मैन में जो सबसे बड़ा इशू वो है हेयर लॉस। यस, हेयर लॉस। इज देयर एनीथिंग दैट इज डायरेक्टली और लूजली रिलेटेड टू योर प्रोफेशन इन दिस? यस। आप ग्राफ्टिंग तो करते नहीं हैं क्या? आप हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं ना। हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं? यस। हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला प्लास्टिक सर्जन होता है? यस। अच्छा, तो रीज़न क्या है ये सब होने की? मर्द टेंशनों की वजह से है ये हमारे साथ? कभी मैंने आज तक कोई औरत गंजी क्यों नहीं देखी जैसे मर्द हो जाते हैं? इसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, और ये मर्दों में ही ज़्यादा होता है, एंड दिस इज़ ड्यू टू मेल हार्मोन। तो दे आर डेस्टिन्ड टू हैव सम लॉस।
लेकिन अगेन हर एक का नहीं होता, कुछ लोगों की जेनेटिक्स अच्छी हैं उनका नहीं भी होगा, लेकिन ये है कि ये मर्दों में ही होता है, ये हार्मोन औरतों में नहीं है तो उनमें कम है ये। तो ये जो हेयर लाइन पीछे जाना है ना, ये मर्दों में ही है। तो और उसका ट्रीटमेंट जो है ना, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट है, हेयर लाइन ही आप आगे ला सकते अनलेस आप पीछे से ट्रांसप्लांट। नहीं, आपके सारे काम ट्रीटमेंट के हैं या क्योर के हैं, कुछ प्रिवेंशन के हमें बता देना कि ये हेयर लाइन अफेक्ट होने से पहले ही हम कुछ कर लें किसी एज से, कोई इस तरह की बात। एक्चुअली यू कैन नॉट चेंज योर जेनेटिक्स। अगर आपके अब्बू के या आपके बड़े भाई के या फैमिली में क्लोज के अगर है ना, कर लें जो मर्जी कर लें, हेयर लाइन रिसीड होने से नहीं आप रोक सकते, वो रह जाएगी। लेकिन अगर हाँ बाकी सर में कहीं से बालों का लॉस है तो उसके अंदर ऑयलिंग भी है, जिसमें अभी रिसेंट स्टडीज में ये रोजमेरी ऑयल का थोड़ा सा रोल आ रहा है कि इट इज़ कंपेरेबल टू 2% मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल सबसे कॉमन है, मोस्टली जिन लोगों का हेयर लॉस है उन्होंने मिनॉक्सिडिल का नाम सुना होता है। वो एक मेडिसिन है जिसको आप बालों में लगाते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है, बेसिकली हेयर फॉलिकल को वो इम्प्रूव करता है उसकी हेल्थ को। तो उससे कंपेयर किया हुआ है और लोगों को, हमारे लोगों को अच्छा लगता है कि ऑर्गेनिक चीज़ मिल गई, कुछ करना नहीं पड़ा, तो रोजमेरी ऑयल का एक रोल है। उसके अलावा जो है कुछ सीरम्स होते हैं, हर्बल सीरम्स भी हैं कुछ, या प्लांट बेस्ड सीरम्स हैं, वो आते हैं, उनके साथ कर सकते हैं। अच्छा मैम, कुछ थोड़ा सा इस चीज़ पे आते हैं, हम सुबह सुबह टीवी खोले ना तो मॉर्निंग शोज़ को देखकर लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कील महासे और छाई है, ठीक है, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है औरतों के नज़दीक। मगर मैंने देखा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो डिसेप्टिव हैं, ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में हम शायद, मैंने देखा कि शायद अपनी जानों के साथ तक खेल रहे हैं, ठीक है। इस मैटर में मैं चाहूँगा आप थोड़ा ऑडियंस को एजुकेट करें, कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कैसे जज किया जाए कौन सा प्रोडक्ट ठीक है कौन सा नहीं। अच्छा, ये जो कील वहाँ से छाए हैं ये वाकई सबसे बड़ा मसला है उसकी औरतों के लिए। उसकी वजह ये है कि वो जो ब्यूटी क्रीम्स हैं, जो फेयरनेस क्रीम्स आ रही हैं, जो इंस्टेंट फेयरनेस, जो कहती हैं कि आपको हफ्ते में रिजल्ट नजर आएगा, उसमें स्टेरॉइड्स भी हैं, उसमें मरकरी भी है। ये दोनों चीज़ें इंटरनेशनली बैंड हैं। स्टेरॉइड क्रीम्स जो हैं वो हमारे मेडिकेटेड क्रीम्स में बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में होती हैं, लेकिन वो इस मकसद के लिए नहीं होती कि आप लॉन्ग टर्म फेस पे लगाएं और उसको रंग गोरा करें। दे डोंट मेंशन दिस। सबसे बड़ी बात ये है, हमारे प्राइम टाइम पे उन चीज़ों के एड्स आते हैं, सबसे बुरी बात ये है। और आप किसी फार्मेसी पे जाए तो वो जो फार्मेसी का काउंटर है जहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, ब्रांड जिसने अभी अभी अपना नेम चेंज भी किया है, वो वाला ब्रांड इसमें शामिल है? नॉट टू दैट एक्सटेंट। वो एक आई थी स्टडी कुछ 1-2 साल पहले आई गेस आई थी, तो उसके अंदर उसका नाम ज़रूर था कि वो इतनी अच्छी नहीं है यूज़ करने में, लेकिन उसमें ये मर्करी और स्टेरॉइड का नहीं आया था। तो उसमें आप ये बता रहे हो कि आप किसी फार्मेसी पे जाएं जिसको सबसे एक वो जगह होनी चाहिए कि जहाँ से आपको सारी ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ पे काउंटर के पीछे वो सारी क्रीम्स होती हैं बिकॉज वो सस्ती हैं। तो लोग, हमारा सबसे बड़ा मसला क्यों है कि जी हमें गोरा होना है। अब मुझे नहीं पता अंग्रेज चले गए, अब द कॉम्प्लेक्स छोड़ गए, लेकिन हमारे लोगों को गोरा होने को यानी ये जो ये साइमा ब्यूटी क्रीम, कश्माला ब्यूटी क्रीम, इनके अंदर ये ऑल ऑफ दीस, हर एक ये जो इस तरह की है ना, इन सब के अंदर है। जो क्लेम करेगा कि हफ्ते में 2 हफ्ते में रिजल्ट आ रहा है, जो आता है आ जाता है, क्योंकि जो स्टेरॉइड है वो रंग गोरा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्किन थिनिंग करता है, प्लाज्मा करता है, और ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज करता है कि फिर उसको रिवर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। तो ये जो रंग गोरा करने का कॉम्प्लेक्स है ना, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा है। और मेरी अपनी प्रैक्टिस में इतना मुलाजमा है, मतलब इन बंदों को भी है, इट्स नॉट जस्ट विमेन, इवन मर्द होते हैं वो कहते हैं वो बस कभी कभी वो क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं हम, तो वो ये है कि फ्रेश लगते हैं हम उस टाइम पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको इतना ज़्यादा ख़राब करता है कि फिर उसको रिवर्ट करना मुश्किल होता है। प्लाज्मा इन क्रीम्स की वजह से अक्सर लोगों में इन क्रीम्स की वजह से है। और वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, देखिए ख़वातीन में तो एक तो प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है, हर एक में नहीं होता, किसी किसी में हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी, ये जो हीमोग्लोबिन कम होती है, ये जिनमें आयरन की कमी है, उनकी वजह से है। और उसके साथ साथ धूप का एक्सपोजर है, खाली धूप नहीं कराती है लेकिन धूप का एक्सपोजर है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल पिल्स, इन सारी चीज़ों की वजह से ये हो सकता है। लेकिन अब एक दफ़ा जब वो हो गया ना, तो उसका ट्रीटमेंट थ्रू आउट लाइफ चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दफ़ा ट्रीट कर लिया और वो ख़त्म हो गया। तो लोग ये चाहते हैं कि बस फौरन रिजल्ट आ जाए और हमें वो यूज़ ना करना पड़े, तो मेंटेनेंस है। तो उसकी क्रीम्स हैं, और बेसिकली आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से लेनी है, आपने जाके ऐसे ब्यूटी क्रीम्स नहीं यूज़ करनी होती। तो वो है, वो कुछ शॉर्ट टर्म मेडिकेशन है, कुछ लॉन्ग टर्म है, वो हम देखते हैं
Right. उससे इम्प्रूवमेंट आती But है। let's say एक ऐसी क्रीम जिसमें ये मर्करी और ये सब नहीं है, कैन वी चेंज आवर complexion? क्या ये मुमकिन है 100% अपने complexion को चेंज कर लेना? नहीं, एक्चुअली नहीं है। उसमें ये है कि जब तक आप यूज़ कर रहे हैं तब तक वो कर सकती है, थोड़ा बहुत चेंजेस लाते हैं। अच्छा, कुछ क्रीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा बुरा कर देती हैं, उसमें स्टेरॉयड मर्करी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए कर रहे हैं। अगर आप उसको लंबा अरसे यूज़ करेंगे वो फिर आपको पहले रेडनेस कराएगा, फिर डार्कनेस कराएगा, तो वो कॉम्प्लेक्शन परमानेंट नहीं चेंज कर रहे। तो इसलिए अगर स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स जो हम भी प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वो एक्चुअली स्किन लाइटनिंग ऐसे नहीं होते कि वो आपको बहुत बुरा कर देंगे, वो इवन टोन कर देंगे, आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छा कर देंगे, मे बी एक टोन बेटर इंक्रीज भी कर देंगे उसका। और उसकी वजह ये होती है कि हम लोग का तो सूरज इतना ज़्यादा है, तो वो जो सन डैमेज है उसको थोड़ा सा वो रिवर्स करके तो आपके एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन पे ले आती हैं। पूरी तरह गोरा होना मेरे एक तो पॉसिबल नहीं है, दूसरा आई थिंक MJ कॉम्प्लेक्स शुड गो। माइकल जैक्सन ने क्या किया था? वो क्या था? आई डोंट नो कि उसमें क्या था, क्योंकि वो अभी तक एक थोड़ा सा मुअम्मा है कि क्या हुआ था। लेकिन ये है कि ही डिड चेंज हिज कॉम्प्लेक्शन। अच्छा, उसमें एक अब रोल आता है ग्लूटाथायोन का, बहुत ज़्यादा हाइप है जी। ग्लूटाथायोन से आपका रंग कॉम्प्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूटाथायोन एक जो इंजेक्शन फॉर्म में आता है, अच्छा। बहुत लोग लगवाते हैं उसको। वैसे तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, अच्छी चीज़ है, हमारी बॉडी में नेचुरली भी होता है, बाहर से भी लगाते हैं। सही है। लेकिन उसके बारे में ये बताया जाता है कि ये बिल्कुल आपके कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर देगा। कुछ लोगों में करता भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बदल देगा, लेकिन कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ को इतने नहीं मिलते। लेकिन उसकी हाइप इस तरह है कि आपको एक फिक्स रिजल्ट मिलेगा आप ये लेंगे तो आई थिंक जिस चीज़ की बहुत डिमांड होती है उसकी मार्केट खामखा भी बन जाती है। तो ये थोड़ी सी डिमांड कम करने की है कि हमारा एशियंस का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाए, स्किन के ऊपर वर्क करें कि आपकी स्किन फ्रेश हो, ग्लोई हो। बट रंग गोरा होना सिर्फ इतना नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सही है। अच्छा, हमारे ना पाक स्टडी ने भी बहुत ज़्यादा मिथ्स हमें बताई हुई हैं। अमेरिका हमसे डरता है और हम बहुत सी जंगें जीतते हैं, ये सारी मिथ्स हैं। दुश्मन के दांत हाँ निकलते दुश्मन, हैं। हाँ। तो बचपन से हम एक मिथ सुनते आ रहे हैं, ये मछली के बाद दूध पीने से वाकई फुलवैरी हो जाती? आई डोंट बिलीव इट। मुझे साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं मिली इसकी। मैंने बहुत पढ़ा है इस चीज़ को, लेकिन मैंने नहीं इस चीज़ के बारे में कहाँ मुझे से एक निकला जगह है? भी एविडेंस कहाँ से निकला और क्यों निकली है बात? कोई काली पीली रास्ता काटने से आपकी किस्मत खराब हो जाती है। सुपरस्टिशंस? आई थिंक इट इज सुपरस्टिशन। अब मैं इसके ऊपर 100% इसलिए नहीं बात कर सकती, क्या पता कुछ हो, लेकिन मैंने बहुत स्टडीज ढूंढी है, मुझे नहीं मिली ऐसी क्यों कोई है? स्टडी नहीं। ये है, इसका इंग्लिश में नाम क्या है? विटिलाइगो, विटिलाइगो। विटिलाइगो बोलते हैं, जिसमें पैचेस में रंग। ठीक है, ये क्यों है और इसका भी कोई इलाज है? ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। ऑटो इम्यून ऐसी चीज़ होती है कि आपकी बॉडी अपने अगेंस्ट काम कर रही है, किसी भी जगह हो सकती है बॉडी में, ये सिर्फ स्किन में नहीं है। आपके अगेंस्ट काम किया, आपके जॉइंट्स ने आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, किसी और चीज़ ने आपके अगेंस्ट काम कर लिया, कोई भी डिजीज हो गई, तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिनकी ना अभी तक, जिस डिजीज का अभी तक बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं या समझ में नहीं आ सकी ना क्या है, वो ऑटो इम्यून है कि बॉडी खुद अगेंस्ट काम कर रही है। क्यों कर रही है ये नहीं पता, और ये किसी में भी हो सकती है। ठीक है। इसी तरह से कुछ बच्चे पैदा होते हैं इंतहाई ज्यादा अंग्रेजों की तरह गोरे, उनके बाल भी गोल्डन और वो ग्रो भी ऐसे होते हैं। इवन मैंने जानवरों के अंदर गाय इस तरह की आपको देखने को मिल जाती, गोल्डन गोल्डन सी। ये क्या है? ये एल्बिनिज्म है। ये फर्क चीज़ है। विटिलाइगो एक्वायर्ड होता है, कभी जाके पैचेस में रंग जो है किसी किसी जगह से वाइट होने लग जाता है। जो एल्बिनिज्म है वो पूरा का पूरा ही बच्चा या जो भी पैदा होगा वो पैदाइशी ही बिल्कुल वाइट नहीं होगा। होता, कुछ ऐसी भी शायद बात डिपेंड करता है उनके अंदर, कभी कभी आंखों के इश्यूज भी हो सकते हैं। ये भी क्यों होता है? बर्थ डिफेक्ट है। हो सकता है किसी भी वजह से। अब मुझे इसका एग्जैक्ट पैथोलॉजी क्या है कि वो क्यों होता है, क्योंकि मैं बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे ना डॉक्टर तो है ना आप? हाँ, तो मुझे उसका एग्जैक्ट हमारे साइंटिफिक नहीं पता। मसाइल ये है मैम कि जब भी कुछ बाय बर्थ बच्चों में मसला है ना, तो पेरेंट्स कहते हैं पता नहीं हमने कुछ किया है, औरतों को पकड़ लेते हैं प्रेगनेंसी में, तुमने ये किया है। इस तरह की चीज़ें औरतों पे बहुत ज़्यादा जो है ना आ जाती है। इस वजह से मैं इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ। इज़ देयर एनीथिंग जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी करने की वजह से बच्चे के अंदर कुछ इस तरह का डिफेक्ट, कुछ इस तरह बर्थ का डिफेक्ट्स आ सकते हैं प्रेगनेंसी की वजह से। बहुत से डिफेक्ट्स आ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में किसी चीज़ की एहतियात नहीं की। फॉर एग्जांपल जैसे फॉलिक एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले 3 महीनों में, तो वो लेना, और अगर आप उसको नहीं लेते तो ये कटा लिप, कटा तालू जो होता है, क्लेफ्ट लिप पैलेट जिसको बोलते हैं, ये वाले प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों में, और ये फोलिक एसिड की वजह से आते हैं। इस तरह, और हम उनको बोलते हैं क्रेनियोफेशियल क्लेफ्ट्स बोलते हैं, वो पूरे चेहरे पे कहीं पे भी कोई ना कोई हिस्सा जो है ना उसका डेफिशिएंट हो सकता है, कि उसमें से क्लेफ्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें फोलिक एसिड के साथ या बहुत सी चीज़ों के साथ होती हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर प्रेगनेंसी के शुरू के मंथ्स में स्मोकिंग कर रहे हैं, उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो प्रेगनेंसी में हो सकता है। लेकिन एल्बिनिज्म इस तरह की चीज़ नहीं है।
वो जेनेटिक इस तरह से है कि वो जब ही वो बच्चा कंसीव हुआ वो तभी से उसके अंदर वो चीज़ थी, तो वो बाद में नहीं हुई। ठीक। तो इसके अंदर मेरे ख्याल के आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ब्लेम गेम करना वो एक और चीज़ है। इवन फोलिक एसिड देखे, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता प्रेगनेंसी का, 2 महीने तो पता ही नहीं होता, जब तीसरे महीने पता लगेगा तो हो सकता है वो डिफेक्ट पहले ही बन गया हो, फिर फोलिक एसिड खा भी लें तो कुछ भी हो सकता है। Okay, ma'am, another sensitive subject, and there is no easy way to put this delicately. The men often go for penile enlargement और इस तरह की सर्जरीज। क्या ये चीज़ भी प्लास्टिक सर्जरी के स्कोप ऑफ सर्विस के अंदर जाता है? ओके, एंड यस, क्या इसके कोई सेटबैक्स और वो कुछ हो सकते हैं इस तरह? एक्चुअली इसके सेटबैक ज़्यादा है और इसका फ़ायदा थोड़ा सा कम है। ये कोई बहुत एडवांस प्रोसीजर नहीं है एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। उसकी वजह ये कैसे जाता है? इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है कि उसकी विड्थ इंक्रीज करनी है, वो फैट ड्राफ्टिंग के साथ, फिलर्स के साथ हो जाती है। ठीक है। दूसरी लेंथ इंक्रीज करनी है, उसमें जहाँ पे वो एब्डोमेन के साथ कनेक्टेड होता है वहाँ से एक लिगामेंट को तोड़ के ब्रेक करके आगे लाना पड़ता है, जिससे मैक्सिमम 1 इंच का फर्क पड़ता है। इससे ज़्यादा नहीं पड़ता और उसमें वीकनेस होने के चांसेस और बाकी चीज़ों के ज़्यादा होते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा प्रोसीजर नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी वेरी रिकमेंडेड प्रोसीजर। तो ये दोनों तरीके से होता ज़रूर है और लोग करते भी हैं, लेकिन ये कोई बहुत ऑफन परफॉर्म प्रोसीजर नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई सर्जरी ऐसी हो जो आप कहते हैं कि ये भी रिकमेंडेड नहीं है लड़कों में या लड़कियों में, कुछ ऐसी चीज़ दैट कैन गो रॉन्ग? बहुत सारी हैं वैसे। अगेन मैं ट्रेंडी सर्जरीज के बारे में ज़्यादा बात ट्रेंडी के बारे करती में हूँ। आप उसमें यही है कि वो दोबारा वापस नहीं आता। जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आप कोई भी ट्रेंडी करवा लेंगे तो उसमें मुश्किल हो जाता है। और कौन सी सर्जरीज है एक्चुअली इतनी नहीं है, मुझे इस तरह याद नहीं है। मुझसे पूछेंगे तो मुझे ज़्यादा आइडिया होगा कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा। देयर आर अ लॉट ऑफ सर्जरीज जो मैं रिकमेंड नहीं करती। सबसे ज़्यादा इस वक्त बोटॉक्स जो है ना कराया जाता है, इसका कोई सेटबैक होगा इन द लॉन्ग रन जाके? नहीं, लॉन्ग रन में नहीं होता इसका कोई ऐसा। उसमें क्या है कि हम मसल थोड़ा सा वीक कर देते हैं फॉर सम टाइम, यानी कि मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है अगले 2.5 से 3 महीने या कुछ लोगों में 4 महीने के लिए। उसके बाद उसका पूरा फंक्शन वापस आ जाता है। अब उसमें रिकमेंडेड ये होता है कि फंक्शन पहले वापस आने दें अब सारे मसल का। अगर अब बार बार कराई जाएगी वो बेचारा मसल कभी काम ही नहीं करेगा, तो उसमें थोड़े से मसले आ सकते हैं कि फेशियल फीचर्स ऊपर के चेंज हो सकते हैं। लेकिन वरना बोटॉक्स के ऐसे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इफ डन इन द राइट वे तो नहीं होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट प्लास्टिक सर्जरीज हैव गॉन रॉन्ग। यानी हम बॉलीवुड नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट द मोस्ट ऑफ द फेमस पीपल हु हैव डन ऑल दिस, लेट्स से आयशा टाकिया, लेट्स से कर्टनी कॉक्स, पीपल लाइक दैट, इन लोगों ने अब ये अच्छे खासे शक्लों का बेड़ा गर्क किया है इन लोगों ने। तो इसमें इनकी कोई रिक्वायरमेंट ख़राब हो, ये बनवाना ही ऐसा चाहते थे ऐसे बन गए हैं, या फिर डॉक्टरों की कोई ये इनकॉम्पिटेंसी होती है इस चीज़ में? अच्छा, आई विल ब्रेक दिस टू यू। जी जी श्योर। दिस इज नॉट प्लास्टिक सर्जरी जो इन दोनों खवातीन ने कराई है। प्लास्टिक सर्जरी, नो, दोस वर फिलर्स। फिलर इज नॉट प्लास्टिक सर्जरी। बोटॉक्स इज नॉट प्लास्टिक सर्जरी। फिलर क्यों कराए जाते हैं? खाली जहाँ से फिलर जहाँ खाली है। लेकिन देखें, अगर स्किन फॉर एग्जांपल अगर कोई यंगर है जिनकी स्किन लूज नहीं है, वहाँ पे कहीं से वॉल्यूम लॉस हो गया, आपने फिल कर दिया, वो बड़ा प्यारा लगेगा। लेकिन अगर स्किन लूज है उसमें फिलर डाली जाएंगे, स्किन तो ऊपर नहीं जाएगी ना, और वो वहाँ पे डल के वो रिजल्ट भी नहीं आएगा। जब आप ओवर फिल करते हैं ना तो उसमें मसला आता है। इन दोनों खवातीन का मसला ये था। कोर्टनी कॉक्स ने तो बाद में ये चीज़ कन्फेस की थी कि अब मैंने फिलर्स डिजॉल्व करा दी हैं एंड नाउ आई लुक लाइक माई सेल्फ। जो प्लास्टिक सर्जरी है ना, उसके ऐसे रिजल्ट्स नहीं होते। प्लास्टिक सर्जरी कैन गो रॉन्ग, फेसलिफ्ट्स कैन गो रॉन्ग, लेकिन इन दोनों के ओवर फिलिंग है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंड फिलर हमारी डोमेन में ज़रूर आता है, बट इट इज़ नॉट प्लास्टिक। इट इज़ नॉट प्लास्टिक। तो हो भी सकता है। दूसरी बात यह है कि चॉइस ऑफ सर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड चॉइस ऑफ इंजेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो इट कैन गो रॉन्ग डेफिनेटली। सही है। अच्छा, शर्मीन उबैद ने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सेविंग फेस के बारे में। क्या आप एक प्लास्टिक सर्जन उसको किस कदर रिकवर कर सकता है इस चीज़ को? अगेन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी इसलिए चूज़ की थी कि आप पेशेंट को वापस सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करें। तो बर्न एक हमारी फुल फ्लेज स्पेशलिटी है प्लास्टिक्स की डोमेन। एसिड बर्न जो है बहुत हॉरिफिक। अब वो जितने हॉरिफिक, अगर आप उस तरह की बात करें, असल में एसिड बर्न्स मोस्टली होते ही इस तरह के हैं। खवातीन के ऊपर इंटेंशनल इसी तरह फेंका जाता है कि उसके चेहरे का कुछ भी ना बचे। एसिड वाले केसेस अभी भी आते हैं? यस। अच्छा, एसिड्स, फ्लेम बर्न्स भी ज़बरदस्ती जलाया गया, ज़बरदस्ती गर्म पानी फेंका गया, ऑयल फेंका गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हो रही हैं और होती हैं। इसमें 95% विक्टिम्स औरतें हैं, 5% आदमी भी हैं।
एसिड बर्न में इतने नहीं है, लेकिन ये जो बाकी असॉल्ट और इन चीज़ों में है उसमें 5% आदमी भी आते हैं हमारे पास, जिनके घर में कोई लड़ाई से तो उसको आग लगा दी। तो लेकिन ज़्यादातर औरतें हैं, और एसिड बर्न में तो तकरीबन आई थिंक सारी ही औरतें हैं बेचारी। तो देखिए, अगर आंख ज़ाया हो गई उस बर्न में, तो आंख, अच्छा दिस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग, अब सिर्फ हमारा काम नहीं है, इसके अंदर हमारे पास आंखों के सर्जन भी होंगे, इसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और बहुत सारी फील्ड्स के लोग हमें चाहिए होते हैं इसके अंदर। तो हम कुछ ना कुछ हद तक उसको इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लिप जो है वो बिल्कुल साथ जुड़ गया तो उसको ओपन कर सकते हैं, या लिप का कोई पोर्शन लॉस हो गया तो आगे पीछे से अल्लाह ने इतना टिश्यू दिया होता है, हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। लेकिन बहुत एक्सटेंसिव वाले में हमारे पास भी ऑप्शंस कम है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने प्लास्टिक नहीं डालना, हमने उसी पेशेंट की बॉडी से कुछ लेके डालना है, वो होगा तो हम डालेंगे। ठीक ये है। बहुत लोगों के लिए एडिक्शन नहीं बन गई प्लास्टिक सर्जरी? यस, ऐसे लोग हैं ना जो आए दिन कुछ ना कुछ बहुत ना करा रहे हैं, जो बहुत एडिक्शन के तौर पे भी तो करा रहे हैं। हम तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं इफ अ पर्सन वांट्स टू बाय शर्ट सेल हिम शर्ट, जब तक वो आपको पैसे देता रहता है उसको बेचते रहो। क्या ये करते रहना चाहिए डॉक्टर्स को? देयर आर पीपल हु वुड बी डूइंग इट, लेकिन आई डोंट थिंक ये इतनी जस्टिफाइड चीज़ है। एक लिमिट के बाद बस, और लिमिट भी ऐसी है कि कभी कभी कुछ किसी को तो ज़रूरत ही नहीं होती। अगर मेरे पास 5 मरीज आ रहे हैं ना, तो उनमें से 2 को मैं हमेशा कैंसिल करके भेज देती हूँ। मतलब ये को मैं ऐसे नहीं बता रही कि 5 में से 2 भेजने ही भेजने हैं, मैं आपको एक एवरेज बता रही हूँ कि मैं उनको कहती हूँ कि आपको नहीं ज़रूरत, ना कराएं। मतलब हमारा मसला ये है, अब आई डोंट नो इफ दिस इज़ द राइट फोरम टू टॉक अबाउट इट, लेकिन हम लोगों ने अपने स्किल्स डेवलप नहीं किए, हम पाकिस्तानियों ने। देयर आर सो मेनी पीपल जो फारिग घूम रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे उस तरह नहीं मेहनत की है। वो लोग ज़्यादा कंसर्न है कि हम देखने में अच्छे लगे, किसी तरह हमारा वो सारा कुछ हो। यू नो, देयर आर सो मेनी पीपल जो इस वजह से करा रहे होते हैं कि अच्छा चलो कुछ तो है, हम कुछ तो कर रहे हैं अपने साथ। तो आई थिंक अगर आप अपने आप को एक स्किलफुल बनाएं, या अपने आप को उसमें करें, एक यूजफुल सिटीजन बनाएं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा कम हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि प्लास्टिक सर्जरी नहीं करानी, बट फॉर दोज पीपल हु आर डूइंग दिस एज एडिक्शन, कि हमारा सब कुछ ही बदल दो, तो वो इसलिए है कि दे वांट टू बी, आई डोंट नो, बट आई थिंक कि ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए। एंड आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप खुद से क्या कर रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा मज़े की चीज़ बनती है। सही है। अच्छा, देयर मस्ट बी मैनी गर्ल्स इन मेडिकल कॉलेज एट द मोमेंट who will aspire to become a plastic surgeon after seeing you. Over to you, what would be your final message to them? ओके, और एनी गर्ल जो अभी इतनी सी होगी, छोटी सी होगी, उसका दिल कर रहा अगर डॉक्टर बनना है, तो अब किसी को देख के इंस्पिरेशन होती है ना इंसान को, तो बहुतों को इंस्पिरेशन हो रही होगी, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू ऑल ऑफ दोस? Okay. कंक्लूसिव। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि लोग आपको बताएंगे कि बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ सर्जन की मैच नहीं करते, आप नहीं कर सकेंगे, फैमिली लाइफ मैनेज नहीं होगी। बट इफ़ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, आप हर चीज़ को साथ लेके चल सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू वांट टू डू इट। दूसरी बात यह है कि ये एक रफ एंड टफ सी राइड है, किसी दिन बहुत अच्छा होगा, किसी दिन बुरा होगा, लेकिन अगर आप सर्जरी चूज़ करते हैं तो फिर इन चीज़ों से आपको ज़रूर गुजरना है। एंड एक और चीज़ ये है कि आपको 2x ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना है अपने मेल कोलीग से, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि ये मैं कोई डिसहार्ट नहीं करी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अपने उसमें पैशनेट होना है, एंड यू कैन डू इट। जिसने करना है, जो चाहता है वो कर सकता है, वो एक्सटेंड भी कर सकता है, आप हर चीज़ को साथ लेकर चल सकते हैं। एंड प्लास्टिक सर्जरी बहुत अच्छी फील्ड है, सर्जरी बहुत अच्छी फील्ड है, लड़कियों को आना चाहिए है और उनको करना चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस टू एनीबडी जो आना चाहता है। ज़बरदस्त। तो जी, आपने डॉक्टर साहबा की बातें सुनी, जो कुछ आज तक आप सुनते हैं ना एकता कपूर वाली प्लास्टिक सर्जरी, वो सारी बातें झूठी हैं। जो डॉक्टर हीरा ने बताई सिर्फ और सिर्फ यही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं। बट नेवर डेवलप एडिक्शन ऑफ दिस। मैं तो मानता हूँ खुदा ताला ने आपको जिस फॉर्म में भी बनाया, जैसा भी बनाया, अच्छा ही बनाया। हुस्न इंसान की आंख में होता है, तो देखने वाले की आंख में हुस्न हो तो आपको अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। बट व्हेन थिंग्स बिकम इनएविटेबल और बहुत कुछ ज़्यादा आपको इश्यूज हैं, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर a professional plastic surgeon. With that said, do take good care of yourself. Dr. Sabha, thank you so much for Thank you so much.